बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेस 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं जूलॉजी का लिखित मॉडल पेपर, जो 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि ये मॉडल पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है और ये क्लास जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई है, यानी कि जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसी सिलेबस के आधार पर ये क्लास जो है संचालित की जा रही है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है, आप बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में हो, तो ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको यहीं पर कराऊंगा सारी चीज़ें, और इसका सॉल्व पेपर भी मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिलहाल ये सेमेस्टर फर्स्ट का मॉडल पेपर है जूलॉजी का। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों। हम देखेंगे आज जूलॉजी का मॉडल पेपर जो नए पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटी अपना पेपर करा भी चुकी हैं और जो अभी अपना पेपर करा रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनका पेपर पैटर्न ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। मैं बात कर लेता हूँ कुछ यूनिवर्सिटी के नाम। जैसे कि मैं बात करूँ पहले अवध यूनिवर्सिटी की। अवध यूनिवर्सिटी में लिखित पेपर होना है, तो लिखित पैटर्न पर आधारित ये जो मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं बात करूं आपके सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी की बात करूं, ठीक है, अगर हम सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें भी लिखित पेपर होना है और उसमें भी लिखित आधार पर प्रश्न आएंगे। तो ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। जैसे कि अधिकांश यूनिवर्सिटी हैं जिनमें लिखित परीक्षा होनी है, जिनमें लिखित पैटर्न के आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। जैसे कि बात करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर कराया है, यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया है। साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है। आपकी क्लास कल से एमसीक्यू की स्टार्ट होगी। कल से आपको कल की क्लास में केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को फिजिक्स का मॉडल पेपर मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर, और जूलॉजी का मॉडल पेपर लिखित में आज प्रोवाइड करके कल इसका सॉल्यूशन आप लोग को कराऊंगा। चलिए आज के इस प्रश्न जो मॉडल पेपर है इसका एनालिसिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन करते हैं। ये है मॉडल पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जूलॉजी। ये लिखित मॉडल पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करने में समस्याएं आ रही हैं वो सभी लोग सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, और वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च कर लेंगे, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम प्रश्न पत्र के बारे में समझते हैं। अगर आपका लिखित मॉडल पेपर बनेगा, लिखित मॉडल पेपर इसी प्रकार से आएगा, पूरा इसी पैटर्न पर। देखिए आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन आपको आंसर राइटिंग जो करनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी है। आंसर राइटिंग आपको इंग्लिश में करनी है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में समझते हैं। देखिए प्रश्न पत्र जो है आप जिस प्रकार से आपको दिखेगा, आपके जूलॉजी का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 3 खंड होंगे। हर प्रश्न में मैंने आप लोग को जब बॉटनी का पेपर दिया था, केमिस्ट्री का पेपर दिया है, सब में आप लोग को पेपर पैटर्न में बताते चलता हूँ और आज भी मैं डिस्कस करूँगा पेपर पैटर्न पर। जब आपका पेपर आएगा ये 3 भागों में बटा होगा, ए बी और सी, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हिंदी में बात करें तो आ, बा और सा। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी अपना पेपर यूनिट बाय यूनिट करा रही हैं, यानी कि जो पेपर है आपका वो 5 यूनिट में बटा होगा। 5 यूनिट में पेपर को बांट दिया गया है। और किस प्रकार से बांटा गया है, देखिए जो यूनिट फर्स्ट है आपका, जैसे कि आप इस प्रश्न पत्र में देखेंगे सेक्शन ए, यानी खंड ए की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपको यूनिट बाय यूनिट 1 आपको दिया जाएगा, यूनिट ए दिया जाएगा। इसमें 10 प्रश्न आएंगे और
10 के 10 अनिवार्य रहेंगे। अगर हम बात करें दूसरे पैटर्न की, सेक्शन ए वाला जो सेक्शन वाइज आएगा उसमें भी 10 प्रश्न आएंगे और 10 के 10 अनिवार्य होंगे। तो प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर 3 खंडों में विभाजित होगा, वहाँ पर 5 खंडों में विभाजित होगा। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आप में आएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन यही आने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत रहिए, आप इसी पैटर्न पर तैयार करिए अपने क्वेश्चन। चलिए अब हम सेक्शन ए की बात करते हैं। पेपर आपका सेक्शन ए बात करते हैं। सेक्शन ए के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। दोस्तों सेक्शन ए के प्रश्नों को हम कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाएगा आपसे आपके एग्जाम में। व्हाट इज द जीआरडीसीएस? जीआरडीसीएस क्या है? जीआरडीसीएस क्या है आपको बताना है, केवल और केवल इसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जीआरडीसीएस जो है ये आपसे सेक्शन बी में पूछ लिया जाता है, ये आपसे सेक्शन बी में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा जीआरडीसीएस। ठीक है, तो जीआरडीसीएस क्या है सभी लोग आंसर करेंगे जीआरडीसीएस के बारे में। अगर जिसको पता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सभी लोग व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करेंगे लिख करके, और मैं आपको देखने को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग ने आंसर किया है। चलिए जीआरडीसीएस के बारे में बताइए। देखिए जो जीआरडीसीएस है एक प्रकार का परजीवी है जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से विचलित होता है। ये जीआरडीसीएस का जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के कारक है उसी प्रकार का एक रूप होता है। ठीक है, तो जीआरडीसीएस के बारे में जो क्वेश्चन आता है पूछ लिया जाता है, जीआरडीसीएस के जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल भी पूछा जाता है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल पूछ लिया जाता है कभी कभी जीआरडीसीएस का, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों प्रश्न। साथ ही साथ आप नोट कर लेंगे जीआरडीसीएस का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल आप सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे जीआरडीसीएस, उसके बाद में लाइफ साइकिल, इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को कराऊंगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देंगे ये मॉडल पेपर का मोटिव ये है कि आप क्वेश्चन से भी अवगत रहें और ये मॉडल पेपर जिसके पास नोट्स है वो तैयार कर लें। आज आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना रहें। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ध्यान दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है व्हाट इज कैरियाटिक? कैरियाटिक क्या है आपको बताना है कैरियाटिक के बारे में। देखिए कैरियाटिक से क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैरियाटिक से, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। कैरियाटिक के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है। जैसे कि जूलॉजी की बात किया जाए, अगर सॉरी बॉटनी की, तो बॉटनी में मैंने चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने करा दिए थे, यानी कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इसका सबसे पहले मॉडल पेपर सॉल्व करा दूं क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरियोटाइप की। ठीक है, कैरियाटिक क्या है? तो कैरियाटिक एक कोशिका के क्रोमोसोम की कुल संख्या एक सीमित व्यवस्था है जो निम्न प्रकार से होती है। इनमें ह्यूमन क्रोमोसोम भी सम्मिलित होता है, इसी को हम कहते हैं कैरियाटिक। ठीक है, तो कैरियाटिक के बारे में आप जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? कैरियोटाइप इज ए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड द कैरियोटाइप्स। ठीक है, यानी कि कैरियोटाइप एक कोशिका के क्रोमोसोम की कुल संख्या की एक सीमित व्यवस्था है। ठीक है, ये व्यवस्था 2 प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन हम 2 प्रकार की बात करेंगे। पहला है घटते क्रम और आकार के अनुसार, और जो दूसरा है सेंट्रोमियर में स्थिति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जो है कैरियोटाइप्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लें। कैरियोटाइप एक कोशिका के क्रोमोसोम की कुल संख्या की एक सममित व्यवस्था है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है न्यूक्लियस। व्हाट आर न्यूक्लियस, केंद्रक क्या है। देखिए जूलॉजी की क्लास में मैंने कोशिका के ऊपर पूरा का पूरा हिंदी में एनालिसिस कर दिया था। कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, तो इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोशिका से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कोशिका कितने प्रकार की है, अगर हम बात कर लें कोशिका की, तो कोशिका बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, पहला है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा जो आपका होगा वो क्या होगा, वो होगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी में मैंने केंद्रक आपको बताया था कि न्यूक्लियस क्या होते हैं। चलिए न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि न्यूक्लियस आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर जूलॉजी की, और इसमें हम देखेंगे कि केंद्रक क्या है। केंद्रक कोशिका की सभी क्रिया का नियंत्रण करता है। केंद्रक क्या करता है, सभी कोशिका की यानी कोशिका के सभी क्रियाओं का, केंद्रक जो है वो कोशिका के सभी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और केंद्रक की खोज कब की गई थी, केंद्रक की खोज 1831 में किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो कोशिका की न्यूक्लियस की खोज कब हुई थी, 1831 में हुई थी। और किसने किया था खोज, इसकी खोज जो है कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। कोशिका यानी कि वही कोशिकाएं जो केंद्रक में होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। देखिए ध्यान दें, कोशिका के बारे में क्वेश्चन ये है कि जो केंद्रक में होती हैं, जो न्यूक्लियस में होंगी कोशिका, उन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं, यूकैरियोटक। और जो केंद्रक में नहीं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक जो है यानी केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। वह कोशिकाएं जो केंद्रक में पाई जाती हैं, न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक। और जो केंद्रक में नहीं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें डीएनए की संरचना बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डीएनए से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है आपसे डीएनए की संरचना के बारे में। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आपको बताना होता है। ठीक है, तो इनके डिफरेंस के बारे में भी आप तैयार करेंगे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आपके सेक्शन ए से, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड पूछा गया है, न्यूक्लिक अम्ल पूछा गया है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है रसायनों का एक ऐसा समूह या जीवन के एक रूप में भी प्राप्त होता है। उस समूह को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या उस समूह के द्वारा हम न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बियर के अनुसार, यानी बेथर एक जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार जो है न्यूक्लिक एसिड यानी राइबोसोज शर्करा के अंतर्गत श्रृंखला में बने होते हैं। ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड आरएनए राइबोज की श्रृंखला से मिलकर बनता है और डीएनए से मिलकर भी बनता है। तो इस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। अब हम जैसे देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए। कभी कभी आपसे न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वैसे बेसिकली आप न्यूक्लिक एसिड को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 100% तय है।
जो मैं आज मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ये मानकर चलिए कि मैं 85% यानी 85% क्वेश्चन को मैं ध्यान में रखते हुए दे रहा हूँ, क्योंकि 85% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आ जाएँ। ठीक है, तो इस पर्पज़ से मैंने तैयार किया। फिलहाल आप सभी लोग इस पेपर को तैयार करिएगा, इसका जो है सलूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द मिटोसिस, सूत्री विभाजन क्या है। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो फिलहाल आपको तैयार करना है दोनों, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आंसर किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान देंगे सभी लोग, आप हेडिंग डाल देंगे, आप क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल देंगे मिटोसिस, ठीक है, इस पर अंडरलाइन करके, और यहाँ से इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इतना आपको करना है, इसी प्रकार से आंसर लिखना है। कल की क्लास में, कल 12 बजे आप लोग की दिन में 12 बजे क्लास होगी, जिसमें आपको पेपर किस प्रकार से लिखना है और कितने समय में, यानी कि कम समय में किस प्रकार से आपको तैयार करना है, तो इन सब के बारे में कल की क्लास में चर्चा होगी। सभी लोग कल क्लास अटेंड जरूर करेंगे। मिटोसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन। कभी कभी ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप में जब पूछा जाता है व्हाट इज द मिटोसिस, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मिटोसिस एंड राइट इट्स सिग्निफिकेशन। बेसिकली अगर हम बात करें मिटोसिस के बारे में, तो यह विभाजन, यह एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक द्विगुणित कोशिका होती है। एक द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका 2n कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? 2n कोशिका बनाती है। इसे हम सूत्री विभाजन या मिटोसिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सूत्री विभाजन, इसी को हम कहते हैं। ये विभाजन सभी सेमोटिक कोशिका, जनन कोशिका तथा सभी जीव के वृद्धि तथा विकास के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, आप इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, द डिवीजन इन विच टू डाइपोल 2n कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ डाइपोल सेल इज कॉल्ड मिटोसिस। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के नियम को परिभाषित कीजिए। मेंडल्स लॉ जो है एक प्रकार ये मानकर चलिए बहुत ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा जाता रहता है। मेंडल्स लॉ के बारे में पूछा जाता रहता है कि मेंडल का विस्तार बताइए, मेंडल का विस्तार बताइए, मेंडल्स लॉ क्या होता है, किस प्रकार के जो है इसमें इनका योगदान क्या है। एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया था इसके बारे में कि किस प्रकार से जो है इनका नियम था, कुछ किसके ऊपर था, यानी कि कभी कभी पूछ लिया जाता था मिटोसिस ने पूछा जाता था, या फिर आप देखेंगे सूत्री विभाजन को देखते हैं, सूत्री विभाजन में कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से मेंडल के नियम को भी आपको बताना है। इसका जब मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए जो मेंडल का नियम था बेसिकली ये किसके ऊपर था? ये मेंडल का नियम जो था मटर पर अपना प्रयोग किया गया था, यानी कि मेंडल्स ने क्या किया था, मटर पर अपना प्रयोग करके और एक नियम से किया था जिसे हम मेंडल नियम के नाम से जानते हैं। मटर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कुछ प्रमुख निष्कर्ष किए थे। इन्हीं को हम मेंडल के वंशागत नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने कई नियम दिए थे। प्रथम नियम की बात करें अगर मेंडल्स के, तो प्रथम नियम में इन्होंने बताया था कि इन्होंने मटर की उन प्रजातियों के बीच का संकरण करवाया था जो केवल एक लक्षण में विभिन्न जातियाँ दर्शाती हैं। इन्होंने यानी कि मेंडल ने क्या किया था, मटर पर अपना जो है प्रयोग करके उसके ऊपर एनालिसिस करके
इन्होंने ये साबित किया कि एक ही प्रजाति के कई लक्षण हो सकते हैं, यानी एक ही प्रजाति के तो हैं लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं इनके बीज। ठीक है, इन्होंने शत प्रजाति तथा लाल पुष्प वाली मटर को श्वेत पुष्प वाली मटर के बीच संकरण करवाया तथा प्राप्त किए। इन्होंने केवल बताया कि जो लाल पुष्प वाली फली होती है उसका संबंध सफ़ेद फली वाली मटर से बिल्कुल होता है। तो यानी कि जो इनका जो संबंध है सीधा सीधा, तो ये मटर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। किसके ऊपर? मटर के पौधों के ऊपर मेंडल ने अपने नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है GR डिसीज। क्या पूछा गया? व्हाट इज द GR डिसीज? GR डिसीज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है GR डिसीज। ठीक है, तो GR डिसीज के बारे में आप जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि GR डिसीज क्या है, तो GR डिसीज को आप तैयार करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया आपसे व्हाट इज द कैरियोटिक? कैरियोटिक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, पूछा गया व्हाट इज द सेक्स लिंकेड जीन्स? सेक्स लिंकेड जीन क्या है? सेक्स लिंकेड जीन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार करिएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की। सेक्शन ए में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे और 10 के 10 प्रश्न हमने सॉल्व किया। कुल मिलाकर के ये जो है 2 नंबर का था, यानी कि 20 नंबर के टोटल, और टोटल सेक्शन ए में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं खंड बा के बारे में, यानी सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स मानकर चलिए 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्न का आपको आंसर देना रहेगा। 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोग को देना है और इनका आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में मेरे प्यारे दोस्तों? 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको देखिए सेक्शन बी की बात करें, अगर खंड बा की बात करें, सेक्शन बी की बात करें कि आपके प्रश्न पत्र की, तो इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 7.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का रहेगा। इसका आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। अप्रॉक्स मानकर चलिए कि 150 वर्ड ज़रूर आप लोग पेपर में लिखें। अब हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न जो है कितना इम्पोर्टेंट है। सेक्शन बी के प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीपॉइड? बहुगुणिता से आप क्या समझते हैं? बहुगुणिता या बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये मानकर चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से संबंध हैं, आप सभी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को कराऊंगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। पूछा गया है व्हाट इज द जीन इंटरेक्शन? डिस्कस द डिफरेंस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। पूछा गया कि जीन की पारस्परिक क्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जीन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रिया जो इनकी होगी उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो इतना आपको, यानी कि इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 3 को आप 3 चरणों में विभाजित करके इसका आंसर लिखेंगे। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर आप उस क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर करेंगे तो ये मानकर चलिए जो आपका एग्जामिनर है आपकी जो कॉपी चेक करेगा, जब देखेगा कि आप पहला जो हेडिंग डालते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ 3 नंबर प्रश्न की, तो आप पहले डालेंगे हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन जो आपका पहला हेडिंग हो जाएगा, यानी जीन की पारस्परिक क्रिया। जो दूसरा हेडिंग आप डालोगे वो डालोगे डिफरेंस टाइप, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। और जो तीसरा रहेगा वो इसके एग्जाम्पल के बारे में होगा। तो आप जब इस प्रकार के प्रश्न का आंसर इन मोडों में देंगे, यानी कि 3 मोडों में जब देंगे आप, तब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पूरा नंबर आपको देगा। अगर आपकी राइटिंग सही है, थोड़ा बहुत राइटिंग पर भी जो है नंबर कटते हैं, राइटिंग पर भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटते, लेकिन ये मानकर चलिए
कि 10% इफेक्ट आपकी राइटिंग से भी पड़ता है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा करिएगा। वैसे आप लोग देख सकते हैं मेरी राइटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है, फिलहाल जो कुछ भी है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि अच्छा से अच्छा लिखें पेपर में, और क्वेश्चन को समझ कर ही आंसर उसका दीजिए, ठीक है। हमेशा आंसर करते समय आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन कभी भी ना उतारें, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों मैं आप सबके लिए लगातार प्रयास किए जा रहा हूँ, लगातार मेहनत किए जा रहा हूँ आप सबके साथ, आप सबकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करके एक एक क्वेश्चन चुन करके मैं लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग का फ़र्ज़ है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा गया है। पहला आपका है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द प्लांट, और दूसरा है क्रोमोसोमल थ्योरी, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी सिद्धांत पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये टिप्पणी लिखना है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दें इस प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा इन दोनों टॉपिकों को, ठीक है। तो आप एक एक करके इसका आंसर लिखेंगे और दोनों आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मेक ए कंपैरिजन बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। अभी हम मिटोसिस और मियोसिस की बात कर रहे थे कि ये डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, और मैंने इसीलिए इस प्रश्न दे दिया है क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसमें प्रमुख अंतर क्या होंगे, इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो मियोसिस और मिटोसिस इन दोनों प्रश्न को तैयार करिएगा। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे मेक ए कंपैरिजन बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे मिटोसिस। पहले आप मिटोसिस डिफाइन करेंगे, फिर आप मियोसिस डिफाइन करेंगे, इसके बाद में इसके डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस के बारे में आप लिखेंगे, तब आपको इसका पूरा नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ध्यान दें। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज मिटोसिस, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मिटोसिस एंड राइट इट्स सिग्निफिकेशंस। अगर आपसे डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, अगर आपसे डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है व्हाट इज द मिटोसिस, पूछा गया है मिटोसिस क्या है, और डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मिटोसिस एंड राइट इट्स सिग्निफिकेशंस, यानी पूछा गया है आपसे सूत्री विभाजन क्या होता है, सूत्री विभाजन क्या है, सूत्री विभाजन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए और इसके महत्व को समझाइए, माफ करिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछा जाएगा। अगर आपसे मिटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा तो आपसे इस प्रकार से, यानी कि केवल और केवल मिटोसिस पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में भी मिल जाए। लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है और ये इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस पर तैयार करना है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। जीव द्रव्य कला प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपके पहले चैप्टर का, आपके जूलॉजी के पहले चैप्टर स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का ये पहला टॉपिक है आपसे जो पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान दें, 7 नंबर क्वेश्चन आपके पहले यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको डिस्क्राइब करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने आप लोग को जूलॉजी के लिए सेल का पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ लास्ट तक जितने भी मेथड हैं या जितने भी प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं या जितने भी उपअंग इसमें वर्क कर रहे हैं, तो सेल के बारे में एकदम शून्य से शिखर तक की मैंने क्लास दे दी है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। कोशिका क्या है मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार कितने हैं, और राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है,
DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने बात कर लिया था। केंद्रक क्या है, ठीक है। तो इन सभी बातों का डिस्कशन हो चुका है। आपके पहले टॉपिक की बेसिक टॉपिक है, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, जीव द्रव्य कला प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली आप इसको इस प्रकार से क्वेश्चन लिखेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य कला, हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए ये झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो जीव द्रव्य कला इसे कहते हैं, ऐसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। जंतु में कोशिका के आवरणीय परत के रूप में उपस्थित होती है। जो जीव द्रव्य कला होती है वो किसी भी जंतु में आवरणीय परत के रूप में, आवरणीय परत के रूप में जो है वो उपलब्ध होती है, ठीक है। जबकि वनस्पति कोशों में या कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित होती है। पहली बार 1855 में नेजेली और क्रेमर ने कोशिका के आवरण के बारे में बताया था। कोशिका के आवरण के बारे में सबसे सर्वप्रथम किसने बताया था, तो कोशिका के, ध्यान देंगे सभी लोग, कोशिका के आवरण के बारे में सर्वप्रथम 1855 में नेजेली और क्रेमर ने बताया था, नेजेली और क्रेमर ने बताया था, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे आप कोशिका झिल्ली से संबंधित। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 8 नंबर पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड इट्स रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम की संरचना तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका क्या है आपको बताना है। राइबोसोम क्या है, उसका संरचना कैसा होगा तथा इसमें प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका क्या होती है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, इस प्रश्न को आप लोग तैयार करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अब आपके कुल मिलाकर के सेक्शन ए में जितने, सेक्शन बी में जितने प्रश्न थे, यानी 8 प्रश्न को मैंने चूज किया था सेक्शन बी में, और 8 प्रश्न में से 5 का आंसर देना था आप लोग को। 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। तो इन सब की चर्चा हो गई है। आप अगर ये 8 प्रश्न तैयार कर लेते हैं शॉर्ट टाइप आंसर में, ठीक है, तो ये मानकर चलिए आपके 4 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयार करिएगा। चलिए अगला ध्यान देंगे। अब हमने सेक्शन ए की बात कर ली, सेक्शन बी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, खंड सा की बात करेंगे, ठीक है। तो खंड सा में जो प्रश्न आते हैं उससे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जानते हैं। इसमें से दीर्घ उत्तरीय में यानी लॉन्ग आंसर में केवल और केवल 2 प्रश्नों का आंसर देना रहेगा, 500 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिलाकर के 20 नंबर आपका लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप ध्यान दें। लॉन्ग आंसर में आपको जो प्रश्न तैयार करने हैं उनको मैं आपके सम्मुख रखता हूं, और जो है इन प्रश्नों को आप सभी लोग तैयार करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 9 नंबर प्रश्न ध्यान नहीं पूछा गया है। व्हाट इज द सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल सेल एज सीन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आपसे पूछा गया कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, कितने प्रकार की है, इसकी संरचना जैसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिस प्रकार दिखाई पड़ती है उसका वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये मानकर चलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल वर्क इन सब के बारे में मैंने बॉटनी की क्लास में आपके पहले चैप्टर में डिस्कस कर दिया था। यहाँ पर आपको बताना है कोशिका के बारे में, कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका की संरचना कैसी होती है उसके बारे में। उसके बाद आपको बताना है कि जिस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखाई पड़ती है, किस प्रकार से दिखाई पड़ती है उसका वर्णन आपको करना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान देंगे। आपसे क्या पूछा गया है, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे
डिस्क्राइब इन डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन द वाटसन एंड क्रिक। देखिए आपको डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ साथ विस्तार में आपको बताना है जो वाटसन और क्रिक ने दिया है। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को आप तैयार कर लीजिएगा। इनमें डिफरेंस क्या है, इन सभी की चर्चा आप लोग कर लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। आपसे ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो डीएनए से जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। पहला तो आपको तैयार करना है वाटसन और क्रिक का जो मॉडल उन्होंने दिया है डीएनए पर, वो क्या है। दूसरा, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तीसरा, आपको ये डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो इन टॉपिकों को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे। पूछा गया है राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। शॉर्ट नोट में लिखना है, पहला है सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र क्या है। दूसरा है इंटरफेज स्टेट ऑफ ऑल साइकिल, कोशिका चक्र की इंटरफेज। आपको टिप्पणी लिखनी है, पहला लिखना है कोशिका चक्र पर और दूसरा लिखना है कोशिका चक्र की इंटरफेज पर, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिकों को आप ध्यान से देख लें, इनको आप लोग को तैयार करना है। इन प्रश्नों को आप लोग को क्या करना है, तैयार करना है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज ए कैरियोटाइप, डिस्क्राइब द नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप, डिस्कस रोल इन द सेक्स क्रोमोसोम्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ए चाइल्ड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न। आप सभी लोग यहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करिएगा। इसमें पूछा गया है कैरियाटिक क्या है, सामान्य मानव कैरियाटिप का वर्णन कीजिए। एक बच्चे में सेक्स निर्धारण में सेक्स क्रोमोसोम की भूमिका का चर्चा कीजिए। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए आपका पूरा क्वेश्चन एक क्लास लग जाएंगे, यानी एक क्लास में कंप्लीट होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के 1 घंटे की क्लास होगी, तभी आपका ये जो है लेक्चर कंप्लीट होगा। तो ये कंप्लीट मैं करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, मैं वादा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये क्लास जो है सभी तक पहुँच सके। चलिए, और चैनल पर नए अगर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबके लिए लगातार मैं मेहनत किए जा रहा हूँ आपके साथ। विगत मंथ के साथ साथ जो है आप लोग के बारे में मैं केमिस्ट्री में अधिकांश टॉपिकों का, जितने लोग का केमिस्ट्री है, अगर जितना भी मैंने बता दिया है कि केमिस्ट्री में आप लोग तैयार कर लीजिए, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें अधिकांश टॉपिक का डिस्कशन कर दिया है। सॉल्व पेपर भी मैंने ले लिया, नया मॉडल पेपर आपको दिया गया है, नया मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने आप लोग को दे दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व पेपर मैंने दे दिया है। अगर 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि 20 प्रश्न जो है आपको वहीं से मिल जाएंगे, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। तो इस प्रकार की जो मैंने श्रृंखला तैयार की है, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इसका डिस्कशन कर दिया है। एमसीक्यू प्रश्न कितने आएंगे इनका डिस्कशन कर दिया है। एमसीक्यू की क्लास भी हो चुकी है, यानी कि अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की, तो आप सभी लोग, अगर आप नए हैं, बिल्कुल अभी आपने क्लास नहीं देखी है, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री की क्लास को आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए। और जितना भी मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट दिया है, जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाई है रिवीजन कर लीजिए। मैं निश्चित तौर पर कर सकता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जितने लोगों ने हमारे इस चैनल से लगातार, हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट जुड़े रहे हैं, जिनका पेपर हो गया है वो सभी लोग बताए हैं कि जितना ही मैंने बताया था उतना उनके पेपर में अधिकांश प्रश्न आए थे, चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे वो रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम हो, ठीक है। दोनों को मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिखा दिया है, आप सब लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि आप सबके साथ में लगातार मेहनत किए जा रहा हूं, तो आप लोग का जो फ़र्ज़ है आप लोग निभाइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आए हैं नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया एक्सप्लेन द मल्टीपल विथ सुटेबल एग्जाम्पल इन एनिमल।
पूछा गया आपसे बहुविकल्पता को जंतुओं में उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुविकल्पता क्या है और जंतुओं में इसका क्या उपयोगिता है, उदाहरण सहित आपको एग्जाम्पल सहित ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप ध्यान देंगे। देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को मैंने कंप्लीट नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देंगे, पूछा गया था बहुविकल्पता को जंतुओं में उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। पहला जो दिया गया आपसे वो दिया गया मल्टीपल एलिल्स, यानी कि बहुविकल्पीय एलिल्स। बहुविकल्पीय एलिल्स क्या होते हैं, और दूसरा नंबर है बहुविकल्पता क्या है, और तीसरा है ब्लड ग्रुप में यानी मनुष्य में रुधिर का समूह। आप लोग को बताना है। 13 नंबर प्रश्न जो है आप लोग ध्यान देंगे, पूछा गया है एक्सप्लेन द मल्टीपल एलिल्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल इन एनिमल। पहला है मल्टीपल एलिल्स, दूसरा दिया गया मल्टीपल एलिल्स यानी बहुविकल्पता क्या है, और तीसरा दिया गया ब्लड ग्रुप ऑफ मेन मनुष्य में रुधिर का समूह। तो आप लोग को इन प्रश्नों को तैयार करना है। देखिए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने आप लोग के मॉडल पेपर का डिस्कशन कर लिया है। लिखित आधार पर, लिखित पैटर्न के आधार पर हमने डिस्कस किया है मॉडल पेपर। अगली क्लास में आप लोग को मॉर्निंग में जूलॉजी की क्लास मिलेगी। मॉर्निंग में अब एग्ज़ाम इधर ख़त्म हो गया है, तो आप लोग का अब मैं आपके एग्ज़ाम तक आप लोग की पूरी मदद करूँगा। ठीक है, तो जूलॉजी की जो क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो मॉर्निंग में होगी। ठीक है, मॉर्निंग में चलेगी 6 बजे। आप सभी लोग 6 बजे लाइव ज़रूर आइएगा। क्लास का नोटिफिकेशन आपको रात 10 बजे तक मिल जाएगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री की क्लास कल से डेली चलेगी, प्रतिदिन चलेगी आपके पेपर तक। ठीक है, साथ ही साथ बॉटनी की अगर बात करें, अगर हम बॉटनी की क्लास के बारे में बात करें तो रोज़ शाम 7 बजे अब आपकी बॉटनी की क्लास चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो है लगातार शिकायत भी आ रही है, सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो मेरे पास समस्याएं थी, मैंने आप लोग को बताया है। अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सभी लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाया करिए। रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है केमिस्ट्री की। आज फिलहाल क्लास नहीं हो पाई है केमिस्ट्री की, लेकिन कल से क्लास चलेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर अपना बहुत ही योगदान दिया, अपना बहुत ही प्यार दिया, तो आप सबके इस प्यार के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और साथ ही साथ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और मेहनत करिए। मेरी कामना है कि आप सबके एग्ज़ाम में आपका 75% मार्क्स आए, इससे भी ऊपर लेकर के आए। सभी लोग मेहनत करते रहिए, आप सबको अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स SPSD पॉइंट आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। PDF के लिए आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के बाद आपको PDF दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।